हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और अब मैं आपके लेके आ गया हूं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। ओके, तो अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वो लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज द रेजिस्टेंस, द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है और क्या बेसिकली रिलेशन होता है उन फैक्टर्स से रेजिस्टेंस का। ठीक है, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टिविटी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट। और उसके बाद फिर लेटर ऑनवर्ड्स हम उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब हम आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यार। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक एंड दैट इज फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, तो गाइस लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ और वहीं से हमारे पास रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर व्हिच बेसिकली अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का जो कि क्या करेगा, करंट को बेसिकली रोकेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक रिलेशन भी देखा था करंट और रेजिस्टेंस के बीच में, दैट इज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या मतलब होता है इसका? अगर हमारा रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर देख लिया था। आज की वीडियो के अंदर हमको क्या पढ़ना है? ये जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, ये कंडक्टर के किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, यही हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, यहां से मैं आपको बताता हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी डिवाइस का, किसी भी कंडक्टर का, वो बेसिकली उसकी लेंथ और उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब कैसे वो डिपेंड करता है, क्या उसका रिलेशनशिप होता है उसके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो यही हमको पढ़ना है। और ये हमको पढ़ना है एक, हम इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम इसका रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे को यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेना है। वो एक्सपेरिमेंट के लिए हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं यहाँ से। ठीक है, सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली, जहां पर हमने बैटरी ली है। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक स्विच लिया है और हमने यहाँ पर एक एमीटर भी कनेक्ट किया है। ठीक है, दिस इज आवर एमीटर। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, तो गाइस ये स्टार्ट करने से पहले, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि यहाँ पर कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिनको हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये पिक्चर शो रही है, इस पिक्चर के अंदर देख लीजिए कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिनके सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, जिनको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे यूज करेंगे। ठीक है, राइट। तो आइए अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। ठीक है, वापस इस सर्किट डायग्राम पे आते हैं और यहाँ पर देखिए इस सर्किट के अंदर मैंने एक बेसिकली क्या किया, इस सर्किट के अंदर एक वायर ले लिया। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वायर ले लिया बेसिकली, और किसी भी मटेरियल का ले सकते हो आप, फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, नाइक्रोम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोई भी एक मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, मैंने इस सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, दिस इज अवर बैटरी। ठीक है, तो यहां से करंट स्टार्ट होगी, इसके अंदर से करंट जाएगी, और एमीटर, दिस इज अ सिंबल ऑफ एमीटर। ठीक है, तो ये एमीटर क्या करेगा, इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी रीडिंग को क्या करेगा, नोट करेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, स्विच, और वापस करंट हमारे यहाँ से इस बैटरी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली मैंने क्या किया, एक वायर यूज किया जिसके लेंथ मैंने लिया है ए, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या लिया है, ए। ठीक है, वायर का लेंथ मैंने क्या लिया है, एल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या लिया है, ए। ठीक है, नाउ अब हमको यहां से क्या देखना है, ये जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कैसे इस लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है, क्या उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहां से सबसे पहले मैंने क्या किया, अभी मैंने एक वायर लिया जिसका लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और जैसे मैंने स्विच ऑन किया मैंने इस एमीटर की करंट, एमीटर की रीडिंग को नोट कर लिया। ठीक है, ये हमारे को कोई भी करंट की वैल्यू दे देगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ये जो लेंथ है इस कंडक्टर की, उसको लेंथ को क्या करेंगे, हम डबल कर रहे हैं। अभी हमने लेंथ को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, पहले लेंथ कितनी थी, एल, अब लेंथ कितनी हो गई, 2l, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, लेंथ को इंक्रीज कर दिया। तो हमने क्या देखा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, यहां हमारे को ये पता चला, जैसे ही हमने इसकी लेंथ को डबल कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ये जो एमीटर की रीडिंग थी, तो एमीटर की रीडिंग थी वो क्या हो गई, कम हो गई। फॉर एग्जांपल एल के केस में, जब इसकी लेंथ एल थी तो मान लीजिए कि 10 एम्पियर रीडिंग आ रही थी। ठीक है, तो जैसे हमने इसकी लेंथ को 2l किया, डबल कर दिया, तो ये जो एमीटर की रीडिंग थी वो कितनी हो गई, 5 एम्पियर हो गई। मतलब एमीटर की रीडिंग क्या हो गई, कम हो गई। तो यहां से हमारे को क्या रिजल्ट निकल के आया कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आर,
ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, वेयर एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल इज क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, जो भी हम कंडक्टर या फिर जो भी हम वायर यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ होता है। तो कैसे ये रिलेशनशिप अब मैंने बनाया, देखिए जैसे हमने लेंथ को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, इफ यू इंक्रीज योर लेंथ, तो अगर आपने अपनी लेंथ को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी सेम अमाउंट के अंदर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां से जैसे मैंने मेरी लेंथ को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, इस कंडक्टर का, इस वायर का इंक्रीज हो गया, और जैसे ही रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो करंट क्या हो जाएगी यार, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जब L लिया था मैंने तो रेजिस्टेंस मेरे पास कितना था, 10 एम्पियर, और जैसे मैंने लेंथ को डबल कर दिया तो मेरी करंट क्या हो गई, 5 एम्पियर हो गई, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये रिलेशनशिप कैसे आया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, क्लियर टू यू। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इस बार हमने लेंथ को बिल्कुल चेंज नहीं किया, लेंथ हम सेम रख रहे हैं, और हमने एरिया को क्या कर दिया, डबल कर दिया, इस बार हमने एरिया डबल कर दिया, ठीक है। लेंथ, पहले वाले केस में हमने लेंथ को चेंज किया था, एरिया को सेम रखा था, अब हम क्या कर रहे हैं, एरिया को डबल कर रहे हैं, मतलब हम मोटा थिक वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब हमने ये किया तो हमने क्या देखा, जो एमीटर की रीडिंग थी इस बार वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, एमीटर की रीडिंग क्या हो गई यार, इंक्रीज हो गई, मतलब अगर पहले 10 एम्पियर आ रही थी तो जैसे हमने मोटा वायर लिया तो अब कितनी रीडिंग आ गई, 20 एम्पियर आ गई, ठीक है। समझ में आपको, एक्सपेरिमेंट हम करके आ रहे हैं बेसिकली, पहले हमने एल लेंथ ली थी, ठीक है, तो हमने एमीटर की करंट रीडिंग नोट कर ली, अब जैसे हमने लेंथ को डबल किया तो हमने देखा कि एमीटर की रीडिंग क्या हो गई, कम हो गई, तो उससे हमने ये रिलेशनशिप निकाल दिया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस बार हमने लेंथ को सेम रखा और एरिया को हमने डबल कर दिया, मतलब हमने मोटा वायर यूज किया, थिक वायर यूज किया, तो उससे हमको क्या पता चला, इस सर्किट के अंदर जो करंट थी, जो एमीटर के अंदर जो करंट की रीडिंग आई वो इस बार क्या हो गई यार, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, जो रेजिस्टेंस बेसिकली होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के, ठीक है। यहाँ पर ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहां से हमारे को ये दो रिजल्ट मिले। अब हमने इसको क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोला, देखिए यहां पर हमने क्या बोला, हमने हमारे एरिया को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो जैसे हमने हमारे एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा यार, कम होगा, बिकॉज ये दोनों आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर आप एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा सेम अमाउंट के अंदर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे हमने हमारे एरिया को डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, और जैसे ही रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट क्या होगी, इंक्रीज, देखिए हमारी करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां पर अभी हमने, अगर हम दूसरे मटेरियल का वायर ले लें तो फिर उसके हिसाब से भी हमारी करंट चेंज होगी, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ और वहां से हमारे को ये दो रिलेशनशिप मिले कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के, ठीक है। तो क्या इन दोनों इक्वेशंस को मैं एक साथ मिला के लिख दूं, देखिए तो क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, कोई दिक्कत अभी तक आपको नहीं। और यहां से जैसे ही इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को अपन हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, R इज इक्वल टू एक नया टर्म हमारे पास आता है जिसको अपन बोलते हैं रो और L बाई A, ठीक है। तो यहां से हमारे को ये एक फॉर्मूला नजर आता है, जहां पर ये रो क्या होता है, प्रोपोर्शनली, इसको क्या बोलते हैं अपन, रो, RHO रो, जो कि क्या होता है हमारे पास, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, ठीक है। जिसको लेटर ऑनवर्ड्स हमने क्या बोला, रेजिस्टिविटी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं लेटर ऑनवर्ड्स, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये पूरा डिस्कशन, कैसे हमने पता चला, कैसे ये रिलेशनशिप आया। तो यहाँ पर हमने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, और जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, और फिर जैसे हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आया जिसको हमने क्या बोलते हैं, रो। ये एक सिंबल होता है, ग्रीक सिंबल है जिसको अपन रो बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, किसी क्या जानते हैं, इसको हमारे रेजिस्टिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको, बेसिकली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है रेजिस्टिविटी, इसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो गाइस नाउ लेट अस डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, रेजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये फॉर्मूला देखा यार, अभी लास्ट हमने जस्ट फॉर्मूला देखा कि जो R होता है हमारा रेजिस्टेंस, वो हमने देखा वो क्या होता है, रो L बाई A,
ठीक है, हमने ये फॉर्मूला अभी जस्ट देखा है। अब हमारे को इस फॉर्मूले से इस रो की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वही हमारी क्या होगी, रेजिस्टिविटी होगी। तो इस रो का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो इस रो का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो ए है वो डिवाइड में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर मल्टीप्लाई हो गया, और ये एल जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो वो उधर जाके क्या हो गया, आर के पास डिवाइड में हो गया। तो यहाँ से हमारे को जो रो का फॉर्मूला मिला वो क्या मिलता है, आर इंटू ए और बाई एल। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। ठीक है, दिस इज आल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बट दोनों फॉर्मूला सेम ही है। ये आर का है और यहां से हमने इस रो का वैल्यू निकाला, तो ये हो गया आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास रेजिस्टिविटी को डिनोट करेंगे रो से, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया आर इंटू ए बाई एल। अब तीसरी चीज क्या बचती है, दैट इज यूनिट। तो अब यहां से हम इसकी यूनिट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यूनिट मैंने आपको बोला, यूनिट हमेशा कैलकुलेट होती है किससे, फॉर्मूले से। ठीक है, तो आइए फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबकी यूनिट सकते हैं, हमारे पास ऑटोमेटिकली रो की यूनिट आ जाएगी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बोलिए, ओम। ठीक है, इनटू, अब एरिया की यूनिट क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वायर का एरिया निकालते हैं या फिर किसी भी सॉलिड बॉडी का जब आप एरिया निकालते हैं, तो एरिया को आप किसका यूनिट क्या होता है उसमें, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, जिसको अपन एम स्मॉल एम स्क्वायर कर देते हैं, अपॉन, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ को आप किस में मेजर करते हो, मीटर में। ठीक है, तो बहुत इजी है, तो लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर। ठीक है, तो यहां से ये मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट गया, तो क्या इसका यूनिट आ गया, ओम इंटू मीटर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ व्हाट, रेजिस्टिविटी का। ये अपने पास रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है, दैट इज ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो इसको अपन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला और उसकी यूनिट। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज गाइस इसको नोट करिए। अब देखिए गाइस, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए रेजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, मतलब हर मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक पिक्चर शो हो रही है आपको, इस पिक्चर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वायर, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के वायर हैं जिनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो देखिए उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी। ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -12 -8 इस टाइप में। फिर जैसे आप नीचे आएंगे इंसुलेटर में, लाइक रबर, ग्लास, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत थोड़ी देखिए 10 की पावर प्लस में होगी, मतलब रेजिस्टिविटी इनकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, बिकॉज हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, तो समझ में आया आपको रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो गाइस इसके फॉर्मूले को और इस यूनिट को आप नोट करिए। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सो नोट करिए इसको। ओके, तो आइए गाइस अब डिस्कस करते हैं एक न्यूमेरिकल रेजिस्टिविटी के ऊपर। देखिए हमारे को क्या दिया है, हमारे को एक वायर दिया है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और उस वायर का हमारे को रेजिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 4 ओम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो वायर था, ठीक है, ये इसका मटेरियल देखिए सेम ही है। अब मैंने इस वायर को क्या किया, इसकी लेंथ को मैंने कर दिया हाफ। ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने क्या कर दिया, डबल। ठीक है, तो अब मेरे से पूछ रहे कि ये जो नया वायर आया, इस वायर का मुझे रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे को क्या किया, मैंने इस वायर को मॉडिफाई करके ये वायर बनाया, और इस वायर का आप मुझे न्यू वायर जो आया है उसका रेजिस्टेंस मुझे बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा न्यू वायर है उसकी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास ये वायर है, तो हम इसको न्यू वायर को हम डैश की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यू वायर आया है, तो एल डैश क्या होगा हमारे पास, L/2। ठीक है, बिकॉज लेंथ इज हाफ। ठीक है, डैश रिप्रेजेंट कर रहा है न्यू वायर को। ठीक है, फिर हमारे को क्या गिवन है, एरिया गिवन है, तो हमारा A डैश क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ A। ये L और A जो प्रीवियस वायर वाले हैं उनका है। ठीक है, अब हमारे को क्या निकालना है, न्यू वायर जो है, मतलब हमारे को R डैश जो है हमारे को निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने सबसे पहले गिवन लिख लिया, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है। सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, फिर हमारे को क्या फाइंड करना है वो निकालना है, और फिर हमको फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमारे को यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है, जहां पर हमारे को एरिया और लेंथ गिवन है। तो यहाँ पे अभी आपको जस्ट फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, रो L/A। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। तो हमारे को देखिए R डैश निकालना है, तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश। ठीक है, मुझे इस वायर का रेजिस्टेंस निकालना था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A, बट मैं न्यू वायर के लिए तो मैंने सिर्फ डैश यूज किया।
ठीक है। देखिए मटेरियल सेम है तो मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे रेजिस्टिविटी जो है इस वायर की और इस वायर की, बिकॉज मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने मटेरियल चेंज कर दिया तो फिर रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस केस में मैंने रेजिस्टिविटी को डिपेंड चेंज नहीं किया, बिकॉज जो मटेरियल है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो मटेरियल क्या है मेरे पास, सेम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्या बोला मैं, जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। कौन डिपेंड करता है, सिर्फ रेजिस्टेंस मेरा लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो समझ में आया। मुझे इस केस के अंदर r डैश निकालना था तो मैंने यहाँ पर इस तरीके का फॉर्मूला लगा दिया। अब मेरे को सिर्फ l डैश की वैल्यू और a डैश की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करनी है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे रो एज इट इज। अब l डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास, l/2, तो मैंने यहाँ पुट कर दी, अपॉन a डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 है, तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे इसको सिर्फ थोड़ा बहुत सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए क्या ये आ जाएगा, 1/4 रो l/a। क्या मेरे पास ये आ गया, क्लियर। अब यहां से बताइए मेरे को, ये जो रो l/a है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। तो यहाँ पर ये रो l/a, ये क्या होगा, ये रो l/a क्या होगा, देखिए व्हाट इज रो l/a, 4। तो यहां से जो ये रो l/a मेरे पास आया, इसको मैं क्या ये लिख सकता हूं, r/4। ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूं इसको, नाउ। अब मेरे को r की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 4 ओम। ये r जो है प्रीवियस जो पहले वाला वायर है उसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूंगा, इस r की जगह पे मेरे को वैल्यू गिवन है वो पुट कर दूंगा। तो मेरा r डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/4 इक्वल टू 1 ओम। मतलब मेरे जो न्यू वायर है उस न्यू वायर का रेजिस्टेंस मेरे पास कितना आया, 1 ओम। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, जहां पर आपको लेंथ और एरिया में वेरिएशन वो कुछ भी कर देगा, 4 टाइम्स 3 टाइम्स कुछ भी कर सकता है। तो आपको सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यूज पुट करनी है, जो भी नंबर आएगा उसके हिसाब से वैल्यू पुट करनी है और आपको अपना आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको नोट करिए। ओके, तो आइए गाइस एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे को बेसिकली 3 सिलेंड्रिकल वायर्स दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के। ठीक है, पहला वायर है हमारे पास जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a और लेंथ l है। दूसरा वायर हमारे पास जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/2 और लेंथ जो है वो 2l है। और थर्ड वायर हमारे को दे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a और लेंथ जो है l/2 है। और हमारे को क्वेश्चन पूछा है कि इन तीनों वायर्स में से, इन तीनों फिगर्स में से किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इन तीनों जो 3 ज्योमेट्री सीरीज जो आपके सामने प्रेजेंट है, इसमें आपको बताना है कि जो किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, R इज इक्वल टू रो l/a। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। नाउ इस केस में तो ज्यादा कुछ वेरिएशन था नहीं, और एक चीज और बता दूं, तीनों का जो मटेरियल है वो सेम ही है। ठीक है, तो रो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नाउ इस केस का काम हो गया। नाउ आते हैं इस केस पे। अब इस केस के लिए जो फॉर्मूला आप लगाओगे वो क्या लगाओगे, R इज इक्वल टू रो। अब L कितना है अपने पास, 2l, तो यहाँ पर L की जगह पे कितना पुट करेंगे, 2l अपॉन, और एरिया कितना है अपने पास, a/2, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया a/2। तो आइए इसको फटाफट सॉल्व करिए इसको फटाफट। क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बोलिए। ये 2 जो था ये डिवाइड में होके ऊपर की तरफ आ गया, तो ये क्या हो गया ऊपर में, 4 रो l/a। ठीक है, सिंपल एकदम इजी फॉर्मूला, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। आइए इस वाले वायर की बात करते हैं। तो यहां से जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो R इज इक्वल टू क्या होगा, रो एज इट इज। अब देखिए इसमें लेंथ कितनी है, l/2, तो लेंथ की जगह पे मैंने कितना रख दिया, l/2 अपॉन एरिया कितना हो गया इस केस में, 2a। ठीक है, तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से सॉल्व करिए तो सिंपल आप क्या बोलेंगे, 1/4 और रो l/a। ठीक है, तो यहां से मेरे पास इस वाले वायर के लिए ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया है, इस वाले वायर के लिए ये रेजिस्टेंस आया है, और इस वाले वायर के लिए ये रेजिस्टेंस आया है। तो आप इन तीनों रेजिस्टेंस से कंपेयर करिए और बताइए किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, रो l/a तीनों में कॉमन है। देखिए इसके अंदर भी रो l/a आ रहा है, इसके अंदर भी रो l/a आ रहा है, और इसके अंदर भी रो l/a आ रहा है। ठीक है, तो बताइए आप इन तीनों फिगर में से सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस किसका है, थोड़ा देखिए और बताइए मुझे। तो देखिए सिंपल से आप बोलेंगे कि जो हमारा B है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो रो l/a के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4। यहाँ कितना फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, और यहाँ पर कितना फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों फिगर में से जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो किसका होगा, हमारे पास सेकंड वाले वायर का। इस वाले वायर का रेजिस्टेंस सबसे
ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा अगर क्वेश्चन में ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज लीस्ट रेजिस्टेंस मिनिमम रेजिस्टेंस, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा, सी का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर मल्टीप्लायर होगा कितना हो रहा है 1/4। ठीक है, तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास आएगा आर बी, मतलब बी मतलब जो बी वाला फिगर है उसके लिए सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका होगा, उसके बाद फिर हमारे पास किसका आएगा आर ए, ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में हमारे पास किसका आएगा आर सी। तो ये हमारे पास इस 3 फिगर के रेजिस्टेंस का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस बी का, ठीक है, हमने प्रूव भी करके बताया आपको, सेकंड जो होगा ए का, ठीक है, और थर्ड सबसे लास्ट जो होगा वो होगा सी का, क्योंकि यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएंगे जिसमें क्या करेगा वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वेरिएशंस करेगा और आपसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने आपको एकदम 2 क्वेश्चन करा दिए एकदम अच्छे लेवल के, तो अब आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इजीली आप कर सकते हो। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आपको सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स करनी है और आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, सो इसको भी नोट करिए गाइस। ओके, तो आइए गाइस देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन अपने रेजिस्टिविटी के ऊपर। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या क्या गिवन है, यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली गिवन लिख दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमारे को रेजिस्टेंस गिवन है किसी वायर का, दैट इज 20 ओम, हाँ उसको उसकी लेंथ गिवन है हमारे को 1 मीटर, उसका हमारे को डायमीटर गिवन है। ठीक है, क्योंकि वायर जो होगा एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इस तरीके का वायर होगा। ठीक है, तो उसका हमारे को जो ये डायमीटर होता है, ये डायमीटर हमारे को ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये जो पूरा डायमीटर होगा वो हमारे को क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज 7/11 मीटर। और हमारे को इस वायर की रेजिस्टिविटी हमारे को क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, ये हमारे को फॉर्मूला पता है। अब हमारे को आर पता है, जी हाँ 20, हमारे को एरिया देखते हैं और लेंथ हमारे को पता है 1 मीटर, तो हमारे को सिर्फ ये एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वो किसकी तरह बन रहा है, एक तरीके से वो सर्कल की तरह फॉर्म होता है। जब आप उसको साइड एंगल से देखेंगे, फ्रंट एंड से देखेंगे, तो वो एक सर्कल की तरह लगेगा। तो ये डायमीटर ऑफ सर्कल दे रखा है। ठीक है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो हमारे को डायमीटर दे रखा है, तो आपको रिलेशनशिप पता होता है, डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 2r। तो यहाँ से जब आप r निकालेंगे तो r कितना हो जाएगा मेरा d/2। ठीक है, सिंपल रिलेशनशिप। तो यहाँ से अगर आप r निकालने वाले हैं तो r कितना हो जाएगा d कितना है 7/11, और अपॉन में 2 करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास 2 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7/22 मीटर। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू, अब आर स्क्वायर मतलब 7/22 का स्क्वायर करना है, तो 7/22 का स्क्वायर करेंगे तो क्या इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख दूं, या फिर देखिए इस तरीके से 7/22 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये दोनों एक पावर से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7/22। तो यहाँ से मेरे पास ये एरिया आ गया एंड दैट इज मीटर स्क्वायर। तो अब ये एरिया की वैल्यू उठा के मुझे यहाँ पुट करनी है। तो जब इसको पुट करेंगे तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी यहाँ से, तो रो इज इक्वल टू कितना हो गया, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 20, ओके, इनटू एरिया कितना है मेरे पास 7/22, और जो मेरे पास लेंथ की वैल्यू थी 1 मीटर, तो उसको लिखने का कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखना चाहते तो 1 2 में 1 कर दीजिए। तो यहां से मेरे पास ये रिलेशनशिप निकल के आ गया। आपसे बेसिक मैथमेटिक्स से आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 से कितना हो गया 40, और ये हो गया 114 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट करूँ तो इसका आंसर क्या हो गया ओम। इसकी यूनिट आपको इंपॉर्टेंट है ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं जहां पर वो आपको डायमीटर देके फिर आपसे एरिया बेसिकली निकाल के और फिर रेजिस्टिविटी पूछ सकता है। ठीक है, सो इसको भी नोट करिए आप। ओके, तो गाइस बस यही था आज के वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, दैट इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, एंड देन उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट, और फिर हमने उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करे। ठीक है, तो होप करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।